गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैंने आपसे कहा था जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और एक्टिवेशन एनर्जी से बेस जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं वो आपको करवाए जाएंगे। इसके पहले मैंने रेट ऑफ रिएक्शन पर न्यूमेरिकल करवा दिए हैं, ठीक है। और इसके पहले मैंने आपको इसके पहले वाला जो वीडियो था वो इसके लिए था कि यहाँ पर आपको हर जगह लॉग और एंटी लॉग को फेस करना पड़ेगा। तो मैंने आपको लॉग और एंटी लॉग किस तरह से बिना टेबल के निकाले जा सकते हैं वो एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी की बुक के जो न्यूमेरिकल हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। पहला न्यूमेरिकल देखिए, ये कह रहा है प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसके अंदर 99% रिएक्शन को पूरा होने में लगने वाला जो समय है, टाइम है, वो 90% रिएक्शन पूर्ण होने में लगने वाले समय का दोगुना होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 90% आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसमें जो टाइम लगेगा 99% जो कंप्लीट होने पर टाइम होगा, तो 99% कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम 90% कंप्लीट होने के टाइम से जस्ट डबल होगा। यानी कि अगर 90% पूर्ण होने में लगने वाला टाइम अगर आपका जैसे 2 है तो 99% में लगने वाला टाइम कितना होगा आपका? डबल, यानी कि 4 होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है, ओके। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं मान लेता हूँ कि 90% कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम क्या हो गया आपका? T1 है। 90% जब रिएक्शन पूरी होती है तो टाइम कितना लगता है? T1। और 99% जब रिएक्शन पूरी होती है तो लगने वाला टाइम मैं क्या मान लेता हूँ? T2। कंप्लीट है। अब आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखें तो वहाँ पर ये था K = 2.303 T log A0/A, या इसको मैं लिख सकता हूँ प्रारंभिक सांद्रता और रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी है, एक ही चीज़ है ये, ठीक है। A-X, A यहाँ पर इनिशियली कंसंट्रेशन है और X डिसोशिएट होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद रिमेनिंग कितनी है वो हो जाएगा इनिशियल माइनस आपका जो चेंज हो चुका है वो X, ओके। अब इस इक्वेशन में मैं ये कर लेता हूँ कि T1 = पहले वाले के लिए क्या मान लूँ मैं? 2.303 K log A कितना है? 90%, तो प्रारंभिक कितना है? 100, और ये हो जाएगा 100 माइनस कितना कंप्लीट हो गया है? 90%। X क्या है? 90% पूरा हो चुका है, तो 90% डिसोशिएट हो चुका है, ओके। और T2 = क्या हो जाएगा आपका? 2.303 K log, क्योंकि रेट कांस्टेंट आपका कांस्टेंट होता है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 99। समझ में आ गया बच्चों? ये होगा। अब अपन क्या लिख सकते हैं? T2/T1। अगर मैं ये कर दूं तो T2 = क्या हो गया आपका? 2.303 K 2.303 K, और log 100/10 बच गया, और log 100/1 बच गया, ठीक है बच्चों। यहाँ से ये तो आपका क्या हो गया? कट गया। तो अब बचा क्या आपका? T2/T1 इक्वल, ऊपर रह गया आपका log 10 और नीचे रह गया आपका, सॉरी T2 है, ओके, ये 1 होगा और ये 10 होगा। T2 ऊपर लिख रहे हैं ना अपन, तो T2 की वैल्यू क्या है? ये, ओके। तो ये हो जाएगा आपका log 100 और नीचे आ जाएगा log 10, क्लियर। और log 100 की वैल्यू क्या हो जाती है? तो T2/T1 इक्वल टू log 100, आपको बताया मैंने 10⁻² होगा, और 2 को आगे लाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो T2 यानी कि 99% लगने वाला टाइम किसके बराबर हो गया? 2T1 के। ये आपका प्रूफ हो गया। समझ में आया? 99 के लिए T1 लग रहा है तो 99 जस्ट इसका ये डबल होगा, तो डबल आ गया ना, 2T1, T1 का डबल हो गया। T2 क्या है? प्रारंभिक 90% है, उसका डबल टाइम लगने वाला है T2 के लिए, ओके। चलो उतार लो इसको।
अब आपका क्वेश्चन सेकंड, ये फर्स्ट ऑर्डर बेस है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट आपको दिया गया है 60 पर सेकंड है, ठीक है ना। आपको यूनिट ध्यान है, फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट होती है केवल परसेंटेज पर सेकंड होती है। रिएक्टेंट यानी कि आपका जो क्रिया कारक है उसकी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 पार्ट रह जाने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि के दे रखा है आपको कांस्टेंट, और अब ये कह रहा है कि इनिशियली जो कंसंट्रेशन है उसका 1/16 पार्ट रह जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो वहाँ तक कितना टाइम लगेगा। यानी कि 1/16 भाग रह जाने पर, ध्यान रखें रह जाने पर, यानी कि ये रिड्यूसिंग है, तो रह जाने पर कितना समय लगेगा। तो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, K = 2.303 T log A0/A, या मैंने आपको बताया था R0/R, आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और T को मैं इधर ले लूँ, ओके, क्योंकि अपने को T क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ देखें R0 ये इनिशियली कंसंट्रेशन है, प्रारंभिक, और 1/16 रह जाएगा, तो R = क्या हो जाएगा, R0/16, प्रारंभिक सांद्रता का 16वां भाग रह जाने पर, रिड्यूसिंग। ये आपकी इनिशियल होती है और ये क्या होता है, रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन। अब आप देखें वैल्यू रख देते हैं, T = 2.303 K की वैल्यू आपको दे रखी है 60 log R0 कितना है, R0 और R0/16, ओके। और अब इसको मैं T = 2.303 60 log R0 से R0 कट गया, बचा क्या आपका 16, ओके। और log 16 के लिए आपको बताया, log 16 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 4, 2 × 2 × 2 4 बार, 4, 8 और 16, तो इसका क्या हो जाएगा 4 log 2, और 4 की वैल्यू क्या होती है, तो 4 × 2 की वैल्यू क्या होगी 3010, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 1.2 आएगा लगभग। तो अब आपका T = हो गया 2.303 60 × 1.20 कर देता हूँ। अब आप इसको सोल्व कर लें, ठीक है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सोल्व कर लें, ये आ जाएगा लगभग आपका 4.02 × 10⁻⁻²। उतार लें, 4.62 बच्चे हैं, सॉल्व कर लेना आप इसको, 62 है 10⁻² सेकंड, ओके। चलो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है, एक नवजात शिशु है ना, बच्चे के अंदर हड्डियों में कैल्शियम के स्थान पर एक रेडियो एक्टिव स्ट्रांशियम 90 एब्जॉर्ब हो जाता है, और कितना होता है 1 माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब हो गया, जिसकी हाफ लाइफ टाइम दे रखी है 28.1 ईयर। यानी कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ हड्डियों में चला जाता है, वो कौन सा है आपका स्ट्रांशियम है, जिसका हाफ लाइफ टाइम क्या है 28.1 ईयर, ओके। और रेडियो एक्टिव जब भी बात आती है तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, आपको पता है, तो अवशोषित हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि 10 साल बाद ये स्ट्रांशियम उस बच्चे में कितना रह जाएगा, और 60 साल बाद ये स्ट्रांशियम कितना रह जाएगा, यानी कि रिड्यूसिंग मात्रा आपको निकालनी होगी। तो चूंकि रेडियोएक्टिव की बात की जा रही है, तो आपकी रिएक्शन जो है वो कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी इक्वेशन क्या होती है, K = 2.303 T log R0/R। ये इनिशियली मात्रा है, तो इनिशियली मात्रा कितनी ऑब्जॉर्व की, 1 माइक्रोग्राम हो गया। और R पूछ रहा है ये कि 10 साल बाद ये कितना रह जाएगा, यानी कि आपको R को निकालना है। R0 = आपको क्या दे रखा है 1 माइक्रोग्राम, और R आपको क्या करना है, यानी कि रिमेनिंग जो है आपकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है बच्ची।
क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पर आपको R0 मिल गया है, T 10 साल के लिए भी है और T 60 साल के लिए भी है, तो आपको 2 बार करना पड़ेगा। R आपको मेजर करना है, पर इसके लिए आपको K निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए K के लिए हाफ लाइफ टाइम से क्या फॉर्मूला बनता है, तो T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन आपका क्या होता है K, ये आपको पढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.693 और T हाफ कितना है, तो T हाफ हो जाएगा आपका 28.1 ईयर। ओके, और इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.025 आएगा, जिसको मैं इस तरह से कन्वर्ट कर देता हूँ। ये आपका क्या आ गया K। ओके बच्चों, तो हाफ लाइफ टाइम से हमने क्या निकाल लिया, K निकाल लिया। ये तो हो गया आपका K वैल्यू आपको मिल गई है। अब कुछ भी नहीं करना, वैल्यू रखनी और आपकी सिंपल सी मैथ्स है। तो K बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दूँ मैं, पहले 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के बाद कितना बच जाएगा स्टांशियम, तो 10 वर्ष के बाद K 2.5 इंटू 10⁻⁻² इक्वल 2.303 अपॉन T कितना है यहाँ पर 10, log R0 कितना है 1 और R। ओके, अब आपको R निकालना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10⁻⁻² इक्वल 2.303 10 log 1 माइनस log R, x अपॉन वाई log x माइनस log y हो जाता है। क्लियर? और log 1 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं इधर ले लूँ, क्योंकि अपने को क्या निकालना R, तो इसको इधर लिया तो ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻², ये आ गया, इधर लूँगा नीचे आ जाएगा 2.303 और ऊपर कौन चला जाएगा इंटू 10, इक्वल क्या हो गया आपका log 0, इसकी वैल्यू तो आपकी 0 हो गई, और ये हो गया log R माइनस, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस, इसको सोल्व कर लो इधर ही, तो इसको सोल्व करेंगे तो आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1086 इक्वल माइनस log R, और R इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपको बता रखा है log R से R निकाला तो एंटी लॉग होगा, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग -1086। ठीक है बच्चों, अब आपको एंटी लॉग लेना मैंने पहले वाले लेक्चर में बता रखा है, एक बार वापस बता दूं मैं आपको, रिवाइज हो जाएगा। ये 0.1086 है और नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, एंटी लॉग लेने के लिए अगर आपको एंटी लॉग नेगेटिव के लेना और किसका 0.1086 का, तो पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये है आपका 0, इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी तो 1, तो 1 नेगेटिव मिल लिया 1 बार। अब इसमें से कितना माइनस करें 1 बार में से, 1 नेगेटिव में से कि ये बच जाए, तो माइनस करके देख लेते हैं। ये हो गया आपका 1086, ये बच गया 4, ये बच गया 1, यहाँ पर आ गया तो 9, यहाँ पर हो गया तो 8 और ये 0, कितना माइनस करेंगे 0.8914 को माइनस करेंगे, इसको माइनस करोगे तो यही वैल्यू आएगी आपकी। ओके, अब आपको बता रखा है कि 1 बार का क्या हो जाएगा एंटी लॉग 10⁻⁻1, और अब आपको निकालना है 0.8914 का एंटी लॉग कितना होगा, तो वैल्यू देखें आप, तो log 7 की वैल्यू आपके पास है, याद हो तो 0.848 के आसपास, तो ये 0.84 से ज़्यादा है, इसका मतलब आगे की वैल्यू क्या होगी log 8 के लिए, तो log 8 की वैल्यू हो जाती है बच्चों 2 की पावर 3, तो 3 इंटू 0.3010, तो ये हो गया आपका 0309। समझ में आ गया? पहले वाला लेक्चर देख लेना, तो वापस समझा रहा हूँ मैं। तो ये तो हो गया आपका 1 बार का। अब 0.89 के लिए आपको चलना है, तो 0.89 के लिए क्या होगा, 7 की वैल्यू है 0.84, यानी कि 7 से ज़्यादा है, और log 8 की वैल्यू आती है 0.90, तो ये 90 से कम है और 84 से ज़्यादा, यानी कि इनके बीच में, तो 7 और 8 के बीच में वैल्यू आएगी, और लगभग आप देखें ये 89 है और ये 90 है, तो लगभग आपका
7 से ऊपर और कहाँ जा रहा है 8 के आसपास, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ 7.8, और या इसको लिख सकते हैं 0.78। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0.78 माइक्रोग्राम, ये बच जाएगी आपकी वैल्यू 10 साल के बाद। ओके, चलो इसके स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब यही काम आपको किसके लिए करना है, 60 साल के लिए पूछ रहा है कि 60 साल 60 ईयर के बाद क्या रह जाएगा, मिटा दूं? चलो बस ये का ये आपका फॉर्मूला रहेगा, के की वैल्यू वही रहेगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। टी बराबर क्या कर देंगे हम, 60 साल के बाद की बात है, तो टी बराबर 60 कर दिया, सेम चीज़ है। ओके, इसको इधर ले लूँ तो 2.5 इंटू 10⁻⁻² इंटू 60 अपॉन 2.303, और ये वापस आपका वही, ये 0 हो गया तो माइनस log क्या रह गया आपका r। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 6513 पॉइंट में, 0.6513 इजिकल टू माइनस log r, और r के लिए आपको वापस क्या करना पड़ेगा, वही एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो r बराबर हो जाएगा एंटी लॉग माइनस 6513, ये पॉइंट में है। ओके, अब इसी तरीके से वापस आप एंटी लॉग लोगे, तरीका जो मैंने बताया, ये 0 पॉइंट है तो 0 और ये आपका 0 पॉइंट है, तो इसको, और नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 बार हो जाएगा, पॉइंट कितना इसमें से माइनस करेगी ये बच जाए, तो 1.000 इसमें से माइनस करेंगे 6513, तो ये बच गया 7, ये बच गया आपका 8, ये बच गया आपका 4, और ये आपका बच गया 3, और ये हो गया 0, तो 0.3487। इस 1 बार में से इसको माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 6513। क्लियर है? अब आप इसका एंटी लॉग ले लें, तो वही बताया मैंने आपको, एंटी लॉग के लिए 1 का तो हो गया 10⁻⁻1। अब आपको 3-4 पर चलना है, तो देखो 0.34 वैल्यू देखें आप, कहाँ आ रहा है ये, 1 मिनट, 1.000 0.6513 वैल्यू वही आएगी। 7 यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, ये हो गया 4, ये हो गया 3। ओके, तो वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 3 पॉइंट के लिए आपको चलना है। तो देखो 2 के लिए कितना है, log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010, log 3 की वैल्यू आपको बता रखी है 0.477, तो 3-4 है ये। क्लियर है? 3-4 आपका 3 0 से ज़्यादा है और 4 7 से कम है, इसका मतलब वैल्यू 2 और 3 के बीच में है। अब इसके बीच की 2.5 की वैल्यू निकाल लें, तो इनका डिफरेंस निकाल लो, तो डिफरेंस कितना आता है, लगभग ये आपका आ रहा है ना 0.17 के आसपास। तो इसका मिड कौन सा हो जाएगा, तो 17 के लिए मैं कितने जोड़ लेता हूँ, 9 जोड़ लेता हूँ, 39 के आसपास क्या होगा, इसका मिड पॉइंट आएगा। इसका मतलब 2.5 और 2 से भी बीच में है, लगभग बीच में है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.25। ओके, और ये हो जाएगा आपका 0.225 माइक्रोग्राम। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 225, ये लगभग अप्रोक्सीमेट होगा माइक्रोग्राम 60 साल के बाद। ठीक है, चलो इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है आपको, हाइड्रोकार्बन विघटन निम्न इक्वेशन द्वारा होता है। एक हाइड्रोकार्बन का डीकम्पोजिशन जिसकी इक्वेशन दे रखी है K = 4.5 × 10⁻11 पर सेकंड e⁻ -28,000 K/T। आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, यानी कि EA को कैलकुलेट करना है। तो अर्नियस की इक्वेशन क्या कहती है आपके पास, K = A e⁻ EA/RT।
और एक इक्वेशन आपको दे रखी है k इक्वल 4.5 इंटू 10⁻11 e की पावर -28,000 k/t। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इनको कंपेयर करें। तो कंपेयर करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके बराबर की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, यानी कि -EA/RT इक्वल -28,000 k/t। ठीक है, अब आप माइनस माइनस प्लस हो गया, t से आपका t कट गया, तो अब आपकी इक्वेशन क्या रह गई, EA इक्वल 28,000 R और K। अब R की वैल्यू आपको पता है, EA इक्वल 28,000 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन मोल इंटू आपका क्या है K। तो K से K आपका कट गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो EA इक्वल टू आ जाएगा 232792, इसको सोल्व करने पर जूल पर मोल, और किलो जूल में अगर आप बदलें तो किलो जूल में क्या हो जाएगा आपका, EA बराबर 232.792 किलो जूल पर मोल। ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया बच्चों? कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको इसकी कंपेयर इससे की गई है, तो कंपेयर करना, ये यहाँ से आ जाएगा आपका। चलो उतार लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ताप में टेम्परेचर में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि की जाती है, यानी कि टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दिया गया है। 293 से 20 डिग्री बढ़ा दिया गया है। 313 केल्विन तक आपने ताप बढ़ाया है। तो ये कह रहा है ताप बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जाता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो जाता है। इस अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया का वेग 4 गुना बढ़ जाना, इसका मतलब क्या है आपका, 293 पर और 313 पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है और ये K1 है। तो आपने पढ़ा है कि ताप गुणांक जो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ता है। तो वहाँ पर रेट कांस्टेंट के रेशो का मान ही क्या होता है, रेट ऑफ जो आपका बढ़ा है उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 4 टाइम। K2 और K1 का रेशो क्या आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि आप 293 से अगर कहाँ तक पहुँचा देते हैं इसको, 313 केल्विन तक, तो 4 टाइम बढ़ गया। इसका मतलब 293 पर आपका रेट कांस्टेंट K1 है, तो 313 पर कितना K2 हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा आपका, 4 टाइम। ओके, अब आपकी अर्नस्ट इक्वेशन क्या कहती है एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, आपने तापांतर विधि के द्वारा अलग अलग टेम्परेचर से हमने एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का एक सूत्र आपका डेराइव किया था, ध्यान हो तो। ये था आपका ये EA/2.303 R, फिर आपका था T2 - T1/T1 T2, है ना। देख लें, अगर आपके पास नहीं, मैंने कहा कि जो मेन फॉर्मूले हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। ओके, अब आप केवल वैल्यू रख दें, तो log K2/K1 का वैल्यू आपको दे रखी है 4। ओके, और यहाँ पर हो गया EA 2.303 और R की वैल्यू 8.313 और T2 कितना है, T1 कितना है, और T1 इंटू T2 293 इंटू 313। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो log 4 की वैल्यू log 2 की पावर 2, ठीक है ना, और log 2 की वैल्यू 0.3010, तो ये कितना हो गया आपका 6020। तो log 4 की वैल्यू लिख देंगे अपन 6020 इक्वल EA 2.303
इंटू 8.314, सॉरी यहाँ पर 4 है, और इंटू इसको माइनस कर दूँ तो 20/293 इंटू 313। क्लियर। अब आप ई उधर निकाल लें तो ई इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ई इक्वल हो जाएगा 0.6020 इंटू 2.303 इंटू 8.314, ठीक है ना। और ये आपका उल्टा हो जाएगा तो 293 इंटू 313/20। अब बच्चों इसकी कैलकुलेशन करनी है, आपको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के बाद आपका आएगा 528,514 जूल मोल, और किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 528.54 किलो जूल पर मोल। केवल वैल्यू रखे आपको, अब ये गणित की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ओके, चलो उतार लो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी संकीर्ण ऊर्जा का मान 0 है, यानी कि ई इक्वल टू 0 है। 280 केल्विन पर रेट कांस्टेंट के की वैल्यू जो है 1.6 × 10⁶ पर सेकंड, पर फर्स्ट ऑर्डर की हो गई है। तो 300 केल्विन के ऊपर रेट कांस्टेंट ज्ञात करना है। 280 पर रेट कांस्टेंट ये है, तो 380 पर रेट कांस्टेंट कितना होगा। तो बच्चों जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो जहाँ पर दो टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहे हो तो श्योर है एक्टिवेशन एनर्जी के साथ अगर दो टेम्परेचर आपको दिए जा रहे हैं तो वो आपकी टेम्परेचर इंटरवल पर जिस तरह से आप K2 और K1 का रेशो निकाल कर ये निकालते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के दो तरीके बताए आपको। एक तो ग्राफिकल था, एक आपका क्या था टेम्परेचर इंटरवल टेम्परेचर पर तापांतर के ऊपर आपको क्या करना था, E कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों की थ्योरी क्लास आपकी हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको 300 केल्विन पर रेट कांस्टेंट निकालना 280 का दे रखा है। जैसे कि आपका 280 केल्विन पर रेट कांस्टेंट को मैं क्या मान लेता हूँ K1, और इसकी वैल्यू कितनी है K1 की 1.6 × 10⁶ पर सेकंड, और 300 केल्विन पर रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है आपका K2 है। ओके, और यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, निकालना है। अब आपकी अरेनियस इक्वेशन क्या कहती है, log K2/K1 इक्वल EA 2.303 R T2 - T1/T1 T2। ये आपकी इक्वेशन है जो आपको ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन, हाफ लाइफ टाइम की दोनों इक्वेशन, और आपकी ये तीन इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से न्यूमेरिकल। एक तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन आपको पता है ना, K इक्वल टू 2.303/T log R0/R। एक आपका हाफ लाइफ टाइम T हाफ इक्वल टू क्या हो जाता है 0.693/K, ठीक है। और जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाता है, याद रहा या भूल गए, हाफ लाइफ टाइम है R0/2K। तो ये आपको क्या है, तीन इक्वेशन तो वो है और एक ही आपका इक्वेशन है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो ये केवल तीन फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं जिसमें सारे न्यूमेरिकल होते हैं, और एक आपको ग्राफ ध्यान रखने हैं क्योंकि बोर्ड में एक क्वेश्चन ग्राफ का ज़रूर आता है और एक न्यूमेरिकल ज़रूर पूछा जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर log K2/K1, log K2/K1 E = 0 दे रखा है 2.303 R, T2 आपको कितना दे रखा है 300, और T1 कितना है 280, और नीचे क्या हो जाएगा 300 × 280। ओके, अब बच्चों जीरो से सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू भी आप चाहो तो रख दें 8.314, तो ये सारी वैल्यू क्या होने वाली है 0, ठीक है। तो log K2/K1 = 0, तो K2/K1 बराबर एंटी-लॉग 0, और 0 का एंटी-लॉग क्या हो जाता है 1, एंटी-लॉग 0 क्या हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा आपका K2/K1 = 1, यानी कि K2 बराबर क्या हो गया K1,
और K1 बराबर आपको कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁶ पर सेकंड। तो K2 बराबर भी क्या हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁶ पर सेकंड। समझ में आ गया। तो K2 और K1 बराबर होगा यहाँ। चलो उतार लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दे रखी है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 30 मिनट में 25% कंप्लीट हो जाती है, यानी कि 30 मिनट के अंदर 25% क्या हो रही है, वो पूर्ण हो चुकी है। इसका मतलब रिमेनिंग कितना हो गया 75% बचा हुआ है, पूर्ण हो जाती है। तो आपको क्या करना है, रेट कांस्टेंट ज्ञात करना है K, हाफ लाइफ टाइम T हाफ ज्ञात करना है, और आपको 75% अभिक्रिया पूरी होने में लगने वाला समय निकालना है कि कितना समय लगेगा कि अभिक्रिया 75% पूरी हो जाएगी। ओके। तो सबसे पहले रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो रेट कांस्टेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट आपका रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करते हैं। K इक्वल टू पता है आपको 2.303 T log R0 अपॉन R। बच्चों यहाँ पर K तो ज्ञात करना है, T इजिकल टू आपको दे रखा है कितना है 30 मिनट, ठीक है। R0 आपकी कितनी है 100% और R रिमेनिंग 25% कंप्लीट हो चुकी है। तो 100 - 25 तो कितना बच गया आपका 75। आ गई सारी वैल्यू। तो यहाँ वैल्यू रख देता हूँ मैं, K इक्वल टू 2.303 अपॉन 30 log 100 अपॉन 75। ओके। और ये हो जाएगा K इक्वल टू 2.303 अपॉन 30 log, ये हो गया 4, ये हो गया 3, 4/3 लिखा जा सकता है इसको, है ना, 25 से कट रहा है। तो ये हो गया आपका log 4 अपॉन 3। ओके। और K बराबर हम लिख सकते हैं 2.303 30 log 4 माइनस log 3। ओके। और log 4 की वैल्यू आपको पता है 0.6020 और log 3 की वैल्यू है क्लियर। और ये हो जाएगा K इक्वल टू 2.303 30 इंटू ये वैल्यू आपकी आ गया समझ में। और अब आप इसको सोल्व कर लोगे तो K इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.0096 पर मिनट। K की फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो आपकी है ना जो विमा होती है वो क्या होती है आपका मिनट सेकंड, केवल समय होता है। और यह इसको आप लिख सकते हैं 9.6 इंटू 10⁻³ मिनट -3 कंप्लीट। तो ये आपका क्या आ गया रेट कांस्टेंट। क्लियर है भाई। चलो ठीक है। अब हाफ लाइफ टाइम के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होती है, T हाफ इजिकल टू 0.693 अपॉन K, 0.693 अपॉन K कितना है 0.0096। और अब आप इसको सोल्व कर लें तो ये आ जाएगा 72.19 मिनट। यह हाफ लाइफ टाइम हो गया। अब आपको पता लगाना 75% के लिए 75% में कितना समय लगेगा। तो अब आपके लिए ये तो हो गया T हाफ सेकंड ऑप्शन, और थर्ड 75% कंप्लीट होने पर समय टाइम निकाल लेंगे। तो उधर से आप टाइम को इधर ले लें तो T इक्वल टू हो जाएगा 2.303 K log R0 अपॉन R। अब बच्चों यहाँ पर R0 तो वही 100 और R कितना हो गया 75 कंप्लीट हो गई है, तो रिमेनिंग कितना है 25। तो ये हो जाएगा T इजिकल टू 2.303 और K की वैल्यू आपके पास है ही पहले से 0.0096 log 100 अपॉन 25। और 100 अपॉन 25 को क्या लिखा जा सकता है log 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको यही कर दूँ 2.303.0096 log 4।
और log 4 की वैल्यू log 2 की पावर 2 से ली जाएगी, तो 2.303.0096 इंटू 0.306020। और अब आप इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा आपका 144.4 मिनट। ये आपका 75% पर। ठीक है बच्चों, तो ये है केमिकल काइनेटिक्स से सारी तरह के न्यूमेरिकल। आपको फर्स्ट ऑर्डर पे सारी पे आपको क्या मिल गए न्यूमेरिकल, मैंने हाफ लाइफ टाइम या एक्टिवेशन एनर्जी के न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल आपने किए हैं। अब रेस्ट जो आपकी बुक के अंदर या आपके पास जो भी ओल्ड पेपर होते हैं उनसे आप न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है, वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा बिल्कुल फ्रेश होगा, नया फिजिकल का 12th क्लास का सरफेस केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तब तक थैंक यू, है ना, स्टडी करते रहें।